अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यूनिट 27 न्यूक्लियर फिजिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने की तरफ। हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है आइडेंटिफाई पार्टिकल एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है और हमें कहा गया है कि हमने एक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी हमारे पास न्यूट्रॉन है, जबकि डी हमारे पास फोटॉन है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है और इसमें हमारे पास जो Be है वो ब्रिलियम है और He हमारे पास हीलियम है, जबकि C हमारे पास कार्बन है। तो हम जानते हैं कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जबकि ऊपर वाला नंबर हमारे पास मास नंबर होता है। तो मास नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो ब्रिलियम है उसमें 9 न्यूक्लियॉन्स है और 4 प्रोटॉन्स है, जबकि जो हीलियम है उसमें 4 न्यूक्लियॉन्स है और 2 प्रोटॉन्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स को प्लस कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस कर लेंगे। जैसे कि ब्रिलियम में नीचे हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर लिखे हुए है वो 4 है, जबकि हीलियम का जो प्रोटॉन नंबर है वो 2 है। जब हमने इन दोनों को प्लस किया 4 + 2 तो हमारे पास 6 आया। और जब हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को प्लस किया तो ब्रिलियम में हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो 9 है, जबकि हीलियम में हमारे पास 4 है। तो जब हमने 9 को प्लस किया 4 से तो हमारे पास 13 आया। और जो हमें कार्बन दिया हुआ है उसमें हमारे पास 12 न्यूक्लियॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें बैलेंस करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो टोटल न्यूक्लियॉन्स थे वो कितने हैं? 13। और जो कार्बन है उसके कितने हैं? 12। तो जब हमने 13 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास 1 बचा। और प्रोटॉन हमारे पास 6 है यहाँ के, और जो कार्बन है उसके भी 6 है। तो जब 6 में से 6 माइनस कर दिया तो 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो न्यूक्लियॉन है वो 1 है, जबकि प्रोटॉन जो है वो 0। तो इसका मतलब है जो हमारे पास X है उसके पास एक न्यूक्लियॉन है और 0 प्रोटॉन है। यानी कि न्यूक्लियॉन होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो 0 है, तो यानी कि ये 1 क्या है? न्यूट्रॉन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि न्यूट्रॉन। तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इन द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दी गई है। द करेक्ट सिंबल फॉर एक्स इज, कि एक्स के लिए जो करेक्ट सिंबल है वो क्या है। तो इसमें भी हम पिछले एमसीक्यूज की तरह करेंगे। इसमें हमारे पास जो Al है वो एल्युमिनियम है, जबकि He हमारे पास हीलियम है। तो हम सबसे पहले इन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करेंगे और उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे। तो एल्युमिनियम में हमारे पास 27 न्यूक्लियॉन यानी कि जो मास नंबर है और 13 प्रोटॉन्स है। और हीलियम में हमारे पास 4 न्यूक्लियॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स को प्लस कर लेंगे। तो ये जो है ये एरो दिखा रहा है कि ये रिएक्शन से पहले है और ये वाली जो चीजें हैं ये रिएक्शन के बाद वाली हैं। ठीक है, तो जब हमने 27 में प्लस करा 4 को तो हमारे पास कितना आया? 31। और जब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस किया 13 + 2 तो हमारे पास 15 हो गया। जबकि हमें राइट साइड पर जो फास्फोरस दिया हुआ है उसमें प्रोटॉन जो है वो 15 है, जबकि जो न्यूक्लियॉन्स है वो हमारे पास 30 है। अब हम माइनस कर देंगे, तो जब हमने 31 में से 30 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आया। और जब 15 में से 15 गया तो 0 आया। यानी कि ये जो एक्स है इसके पास एक न्यूक्लियॉन्स है और 0 प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यानी कि प्रोटॉन तो 0 है, तो ये जो 1 है ये न्यूट्रॉन है, यानी कि N। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। और इसके साथ जो ऊपर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 1 है और नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो N के है वो हमारे पास 0 है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है। तो हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है। बीटा रेज इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव मटेरियल आर, मतलब बीटा रेज जो किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से इमिट होती हैं वो क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बी हमारे पास है द इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेनिंग अराउंड द न्यूक्लियस, और सी हमारे पास है चार्ज्ड पार्टिकल्स एमिटेड बाय द न्यूक्लियस, और डी हमारे पास है न्यूट्रल पार्टिकल्स। जब बीटा डिके होता है तब हमारे पास बीटा रेज निकलती हैं। और रेडियो एक्टिव प्रोसेस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है। हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो न्यूक्लियस से एमिट होते हैं जब डीके का प्रोसेस होता है।
तो यानी कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, चार्ज्ड पार्टिकल्स एमिटेड बाय द न्यूक्लियस। हमेशा जो चार्ज पार्टिकल्स है वो न्यूक्लियस से एमिट होते हैं। तो हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके इज। हमें एक रिएक्शन दिया गया है और हमसे कह रहे हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस में। यानी हमें मालूम करना है कि रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स है वो एमिट होते हैं। अब आप लोग रिएक्शन को देखें तो हमारे पास x का जो मास नंबर दिया हुआ है वो 200 दिया हुआ है, जबकि जो y का है वो 168 है। ठीक है, यानी कि जो मास नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, 200 से 168 हुआ है। अब हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो मास नंबर होता है वो 4 होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 200 में से माइनस कर देंगे 168 को और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा आ जाएंगे जो कि हमारे पास है 8। इसको सॉल्व कर रहा तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 8, और जो नीचे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिक्रीज हो रहा है, 90 से 80 हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं। अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाता है। अब क्योंकि हमारे पास 8 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हम 90 में से माइनस कर देंगे 16 को तो हमारे पास 74 आ जाएगा। 90 हमारे पास x का एटॉमिक नंबर है इनिशियल वाला। हमारे पास जो फाइनल एटॉमिक नंबर है वो 80 है। अब हमें 74 से 80 पे जाना है तो बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे, तो हम 80 में से माइनस कर देंगे 74 को तो हमारे पास 6 आ जाएगा। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी 8 एंड 6, यानी कि 8 हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स और 6 हमारे पास बीटा पार्टिकल्स। तो हमारे पास जो पांचवा एमसीक्यूज है वो है, इफ रेडियम हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 years, thus for a nucleus in a sample of radium the probability of decay in 10 years is। हमें रेडियम की हाफ लाइफ 5 years दी हुई है, तो हमें बताना है कि 10 ईयर में रेडियम का डिके बताना है। तो इसके लिए हम हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा बनाया और हमने डेटा के अंदर लिखा कि जो हमें हाफ लाइफ यानी कि t 1/2 हमें 5 years दिया हुआ है, जबकि जो स्मॉल वो हमें 10 years दिया हुआ है। तो अब हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है nt इज इक्वल टू n नॉट 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर t डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये जो nt है ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है सब्सटेंस की आफ्टर टाइम, t मतलब टाइम, और n नॉट हमारे पास इनिशियल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है। ठीक है, तो अब हमने वैल्यूज पुट करी, t की जगह हमने 10 लिखा और ये जो हमारे पास पावर है तो इसकी जगह हमने 10 लिखा, और हाफ लाइफ हमारे पास 5 दी गई है तो हमने इसकी जगह 5 लिख दिया। तो जब हमने 10 को डिवाइड किया 5 से तो हमारे पास 2 आया, और जब हमने इस 1/2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 1/4 आया। यानी कि आफ्टर 10 ईयर, क्योंकि n 10 है ना, तो आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट है वो 1/4% कम हो जाएगी, यानी कि 25% कम हो जाएगी ओरिजिनल अमाउंट से। 10 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा 100%। सबसे पहले हमारे पास 100% था और जो हमारे पास रिमेनिंग बच गया वो कितना है 25%। तो जब हम 100 में से 25 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिके की अमाउंट आ जाएगी। तो डिके की जो हमारे पास अमाउंट है वो कितनी है 75%। यानी कि अब हमने मालूम कर लिया कि 10 सालों के बाद जो हमारे पास रेडियम है वो कितना डिके होगा, तो वो हमारे पास 75% डिके होगा। यानी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है रेडियम के न्यूक्लियस की डिके होने की 10 सालों के बाद वो 75% है। तो यानी कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि 75%। तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स बाय एन एलिमेंट अफेक्ट्स इट्स मास नंबर ए इन द फॉलोइंग वे। मतलब किसी एलिमेंट से जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसके मास नंबर पे क्या असर होता है। तो ए हमारे पास है इंक्रीजेस बाय 1, और बी हमारे पास है डिक्रीजेस बाय 1, और सी है इंक्रीजेस बाय 2, और डी है रिमेन्स द सेम। जब भी किसी एलिमेंट से बीटा पार्टिकल जो है वो एमिट होता है तो उसमें जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ठीक है, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है वो चेंज होता है, जबकि ऊपर जो हमारे पास मास नंबर है वो सेम रहता है। मास नंबर
जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं होती और नीचे वाला जो नंबर जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक कम हो जाता है। ऊपर वाला यानी कि जो मास नंबर है वो सेम रहता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D, रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो मास नंबर है वो हमेशा सेम होता है बीटा पार्टिकल की इमिशन में। हमारे पास 7वां एमसीक्यूज है, एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस इंक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। को बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि वही एटॉमिक मास। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। तो इसमें ये जो नीचे है ये हमारे पास मास नंबर है और ये जो साइड पे ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है। तो आप देखिए जैसे जैसे हमारे पास मास नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आकर जब मास नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ग्राफ नीचे की साइड पर आ रहा है यानी कि बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ मास नंबर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स टू। ऑप्शन ए हमारे पास है डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप, बी है इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर, सी है डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। के न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का इस्तेमाल ना न्यूट्रॉन की रफ्तार को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि वो ईंधन के एटमों के साथ ही से कोलाइड करे ताकि न्यूक्लियर फिजन का अमल जारी रख सके। या हम कह सकते हैं कि मॉडरेटर ना एक न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स की गलती को कम करता है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, emission of beta plus particle by an element affects its atomic number Z in the following way। तो हम जानते हैं कि बीटा प्लस डिके के प्रोसेस में क्या होता है, जो एक प्रोटॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक न्यूट्रॉन में, यानी जो Z है जिसे हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं वो एक कम हो जाता है, -1, यानी कि Z-1 एक कम हो जाता है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, डिक्रीसेस बाय 1। ठीक है। और 10th एमसीक्यूज हमारे पास है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 100 days। आफ्टर 400 days 16 ग्राम ऑफ द एलिमेंट विल बी रिड्यूस्ड टू। मतलब हमसे कहा जा रहा है कि 400 डेज के बाद 16 ग्राम एलिमेंट जो है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास है 8 ग्राम और बी हमारे पास है 4 ग्राम, जबकि सी हमारे पास है 2 ग्राम, जबकि डी हमारे पास है 1 ग्राम। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि 1 ग्राम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम एमसीक्यूज आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।